नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां हल्द्वानी में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक शुरू हुई है। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू है। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद और विधायक इसमें मौजूद हैं। आपको बताएं कि 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। बैठक में संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कई बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं और आपको खास तौर पर बताएं कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा की जा रही। तो इसके अलावा मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी खास बातचीत इसमें की जा रही है। आपको बताएं कि हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक हो रही है, जिसमें सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद और विधायक मौजूद हैं और साथ ही साथ 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा इस बैठक में की जा रही है। आपको बताएं कि 300 से ज्यादा जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इसमें शामिल हैं और किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से अब एक नई रणनीति पार्टी को लेकर प्रदेश में बनाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक सबकी निगाहें चंपावत उपचुनाव पर टिकी हुई थी कि क्या सीएम धामी को जो चुनाव लड़ना है वो उस सीट से जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन अब आपको बताएं कि जीत के बाद साफ तौर पर संशय खत्म हो चुका है, यानी कि अब सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार चलनी है और अब किस तरीके से एक नया रूप इसे दिया जाए, नए स्वरूप पार्टी को दिए जाए, ताकि पार्टी की मजबूती के साथ साथ प्रदेश में कुछ फायदा हो सके प्रदेशवासियों को। इसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें हल्द्वानी में आपको बताएं कि खास चर्चा की जा रही है, जिसमें सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद और विधायक मौजूद हैं। 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। बैठक में संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा इस बैठक में की जा रही है। पानी में आपको बताएं कि जो खास बैठक की जा रही कार्य समिति की, इसमें सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम 300 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। बैठक में संगठन स्तर पर किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर समीक्षा की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी खास चर्चा इस बैठक में की जा रही है। आपको बताएं कि बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है, जो कि हल्द्वानी में रखी गई है, जिसमें कई बड़े नेता हालांकि शामिल हैं और अब पार्टी को एक नया स्वरूप देने के लिए, एक नया रंग रूप देने के लिए, एक नई तरीके से काम करने की गति को आगे बढ़ाने के लिए खास बैठक की गई, जिसमें साफ तौर पर संगठन स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा रखी गई है।
पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। जी अजय, हल्द्वानी में अब ये बैठक शुरू हो चुकी है कार्य समिति की, जिसमें क्या कुछ खास मुद्दे सामने होंगे आज और किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ खास बातचीत हो रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों में समय समय पर उनकी कार्य समिति की बैठक होती है और पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो एक साथ बैठक करते हैं और पार्टी की जो आगामी रणनीति है उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आज बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की जो बैठक है वो हल्द्वानी में आयोजित की जा रही है और 2 दिनों तक ये बैठक आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड की जनता है, उसको प्रदेश सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए, कैसे आगे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ साथ आगामी जो रणनीति है उस पर भी विचार किया जाएगा। पार्टी के जो तमाम ऐसे नेता हैं जो दर्जाधारी मंत्री बनने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, उनको कैसे सरकार में शामिल किया जाए, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा और केंद्र सरकार का आभार भी जताया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का जिस तरह से विकास हो रहा है और तमाम केंद्रीय योजनाएं उत्तराखंड में लागू हैं, उन योजनाओं को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। गतिरोध है तो उस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। कुल मिलाकर के इन 2 दिनों के दौरान पार्टी की ओर से तमाम विशेष विषयों को रखा गया है और वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि 300 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और अपने अपने विचार रखेंगे। कैसे बीजेपी को उत्तराखंड में मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के भी पार्टी में रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी हाल ही में जो हमने चुनाव देखा था अजय, इसमें सामने आया था कि बीजेपी के अपने ही साथियों ने सीएम धामी को हराने के लिए कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचा था, ऐसे आरोप लगे थे बीजेपी के नेताओं पर। तो ऐसे में इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बैठक में कौन कौन से बड़े मंत्री शामिल हैं, क्योंकि तमाम अलग अलग लोगों का नाम सामने आया था, मदन कौशिक का नाम इसमें सामने आया था और कि सीएम धामी को हराने के लिए हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों को मदद की जा रही, इस तरह की बातें हमने सुनी थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन बातों पर भी इस बैठक में हालांकि खास चर्चा की जाएगी। और कौन कौन से बड़े नेता राज्य स्तर पर इसमें शामिल हैं? देखिए, प्रदेश संगठन के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं सभी को इस बैठक में शामिल किया गया है और 300 से अधिक जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न श्रेणी के जो पद है पार्टी के अंदर, उनके जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि आपने जो प्रश्न उठाया, ये प्रश्न बीजेपी में लगातार उठता रहा है और चुनाव के तुरंत बाद, यानी जब मतदान हुआ था उसके बाद से ही ये सवाल उठते रहे। तमाम ऐसे जो प्रत्याशी रहे उन्होंने अपनी बात कही थी प्रदेश संगठन को कि यहाँ पर उनके खिलाफ भीतरघात किया गया था और बहुत से नेताओं ने सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी संपर्क किया था और तमाम प्रमाण भी सौंपे थे। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से एक समिति गठित की गई थी और वो समिति यहाँ पर आई थी। उन्होंने जांच भी किया, विभिन्न जगहों पर गए, कई जिलों में जाकर के जिला अध्यक्षों से बातचीत की और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे अलग अलग दौर की बातचीत की है और इसके बाद से ये भी देखा गया कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप में कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है और जिन पर आरोप लगा है वो इस विषय को लेकर के क्या कहते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब खटीमा में चुनाव हारे थे तो वहां पर भी भीतरघात जैसी संभावनाओं बात कही गई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हाईकमान को तमाम नेताओं की लिस्ट सौंपी थी। इसी तरह से पार्टी के कई जो विधायक थे उस समय जो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, उन्होंने भी संगठन के तमाम नेताओं को, हालांकि जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष तक को निशाने पर लिया गया था और ये कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष भी उनको हराने में जुटे हुए हैं और दूसरी पार्टी के नेताओं को जिताने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे रहे और हालांकि पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से इस पर कमेटी गठित की गई थी और कई नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी की गई। क्योंकि कार्य समिति की बैठक है और कार्य समिति की इस बैठक में कोशिश यही की जाएगी
कि जो पार्टी की आगामी 3-4 महीनों की रणनीति रहेगी, उस रणनीति पर चर्चा की जाए। कौन कौन से विषय रहेंगे, जिसको लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अन्य नेताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगे और जो बूथ स्तर के चलिए, वाकई किस तरीके से नेताओं का जो मतभेद है वो कम किया जाए और आगामी रणनीति क्या कुछ बीजेपी की होंगी, इसको लेकर खास चर्चा हालांकि आज की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार आपको बताएं कि बीजेपी में तमाम तरह के सवाल हमने देखे थे, भितरघात के आरोप लगे थे, लेकिन अब हालांकि धामी की सरकार एक बार फिर से बनने के बाद जब उनकी कुर्सी पर जो सवाल खड़े हुए थे वो स्पष्ट होने के बाद अब एक कार्य समिति की बैठक की गई है, जिसमें साफ तौर पर संगठन को मजबूत करने से लेकर जो नेताओं के मतभेद हैं उसको भी दूर करने की खास इसमें कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बैठक से निकलकर बाहर आ पाता है। लंबे समय से एक ही जिले में जमे पुलिस कर्मियों का डीआईजी कुमाऊं ने स्थानांतरण यानी कि तबादला किया है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने 316 पुलिस कर्मियों का दुर्गम जबकि 330 कर्मियों का सुगम में तबादला किया है। साथ ही साथ उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि सभी पुलिसकर्मी तुरंत अपनी अपनी जगह पर पदभार ग्रहण करें। वहीं तबादला हुए पुलिसकर्मियों में बेहद से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पिछले कई सालों से पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे थे और सुगम की आस लगाए बैठे थे। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरले ने बताया कि लंबे समय से पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण नहीं हुआ था और ऐसे में इस बार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है, जिसमें 100 सब इंस्पेक्टर के अलावा 546 कांस्टेबल शामिल हैं जिनका स्थानांतरण हुआ है। उन्होंने बताया कि 42 सब इंस्पेक्टरों को मैदानी जनपदों से पहाड़ भेजा गया है, तो वहीं पर्वतीय जनपदों में तैनात 58 सब इंस्पेक्टर का तबादला मैदानी जिलों में किया गया है। उन्होंने बताया कि मैदानी जनपद में तैनात 274 कांस्टेबल को पहाड़ी जनपदों में भेजा गया, जबकि 272 कांस्टेबल को पहाड़ से मैदान ट्रांसफर किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन, कृषि, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर प्रदेश के विकास में परस्पर सहयोग के लिए दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए सुरक्षित व शांत माहौल है, साथ ही साथ श्रमिकों एवं उद्यमियों के संबंध में बेहतर है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और इज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रभावी व्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि, रोड, एयर एवं रेल कनेक्टिविटी, टूरिज्म आदि के क्षेत्र में बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है। निवेशकों की सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है और सभी के लिए समान कार्य संस्कृति के अवसर प्रदान किए गए हैं। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड की महिला शक्ति की सराहना की है। उत्तराखंड की महिलाओं ने अपने अनुभव और वर्तमान स्थिति भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी थी। दरअसल सोमवार को तीर्थनगरी काशी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 8 साल की उपलब्धियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड के अलावा जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश से अधिकारियों, सिविल सोसाइटी संगठन और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की महिला शक्ति की खूब तारीफ की। कहा कि चाइल्ड लाइन का समन्वय खोया पाया पोर्टल व पुलिस हेल्पलाइन से भी किया जा रहा है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई आश्रम वेब सीरीज में दिखाए गए दृश्यों पर हरिद्वार के संतों ने आपत्ति जताई है। साथ ही ऐसी वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। साधु संतों ने केंद्र सरकार से साधु संतों पर बनने वाली वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि साधु संतों पर वेब सीरीज बनाना अच्छा नहीं है। साधु संत समाज को रास्ता दिखाते हैं। फिल्मों के जरिए साधु संतों की छवि खराब करना ठीक नहीं है। साधु संत हैं जो समाज को सही दिशा में लेकर जाते हैं, समाज के कल्याण की बात करते हैं। साधु संत किसी एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान मानकर काम करते हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित हो रही रोडवेज की बसों के चालक परिचालक व यात्रा ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी कर्मियों को रोडवेज प्रबंधन ने हर दिन 200 रुपए खर्च भत्ता की सौगात देने के बाद अब हर बस के लिए किलोमीटर भी तय कर दिया है। इससे विशेष श्रेणी व संविदा के करीब 500 चालकों परिचालकों को इसका लाभ मिलेगा। चारधाम यात्रा में इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण बसों की कमी पड़ी हुई है। रोडवेज के करीब 300 बसें यात्रा में संचालित हो रही हैं और इनमें न सिर्फ देहरादून, ऋषिकेश व हरिद्वार डिपो बल्कि कोटद्वार और कुमाऊं मंडल की बसें भी चलाई जा रही हैं। समस्त बसों का केंद्रीय टर्मिनल ऋषिकेश डिपो है। वहीं ड्यूटी चार्ट के आधार पर बसों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भेजा जा रहा है। वहीं रोडवेज के कर्मचारी संगठन यात्रा मार्ग पर बस का संचालन कर रहे हैं। चालकों और परिचालकों के लिए किलोमीटर भी निर्धारित करने की मांग कर रहे थे। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक हरीश रावत हार पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल आपको बताएं कि हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा है कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से तय था, मगर जिस तरह से जीत का मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी भाजपा सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए आपको बताएं कि चिंताजनक है। हालांकि हरीश रावत ने चुनाव में मिली करारी हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और ये कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बनाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया है और वो राज्य के लिए चिंताजनक है। इसके अलावा रावत ने यह भी कहा है कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, आरोप लगाए परिणाम तो पहले से ही तय था, मगर जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम कांग्रेस से ज़्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने की, लोगों की आवाज़ को कुचलने की, प्रतिपक्ष सशक्त रहेगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो वहाँ जिस प्रकार से कितना मार्जिन बढ़ा लिया जाए और उसके लिए कोई भी तरीके इस्तेमाल कर ली जाए, जो समाचार आए हैं वो चिंता। लेकिन लोकतंत्र बचेगा कैसे रावत जी? मैंने कहा स्थितियाँ चिंताजनक हैं और हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। यूके बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें 12वीं में हरिद्वार की दिव्या राजपूत ने 97% लाकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। तो वहीं आपको बताएं कि 10वीं में टिहरी के मुकुल सेल्सवाल ने टॉप किया है। दिव्या राजपूत ने 12वीं में 500 में से 485 नंबर हासिल किए हैं। तो वहीं 10वीं में आपको बताएं कि मुकुल का भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है।
और इस बार अगर खासतौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड बोर्ड में लड़कियों ने बाजी मारी है, क्योंकि 10वीं में लड़कियों के रिजल्ट का जो प्रतिशत रहा वो 84.06 रहा। तो वही अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों का प्रतिशत 71.12 रहा है। इसके अलावा 12वीं में 85.38% लड़कियां पास हुई हैं, तो वहीं 82.63% छात्रों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है अभी तक भी कि मैंने टॉप किया है। ऐसा लग रहा है एक सपना है कि मैंने सोचा था कि मेरिट लिस्ट में तो आऊँगी, पर ये नहीं सोचा था कि पूरे उत्तराखंड में टॉप करूँगी। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है सपना सा पूरा हो गया है। प्रदेश का भी कितनी बहुत ज़्यादा खुश है, सभी बहुत खुश है। स्कूल वाले, टीचर्स, मम्मी पापा, पूरी फैमिली, आस पड़ोस वाले सब बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। तो उन्हें देख के मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैं अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली, सबको ही मतलब वैसे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा मम्मी दोनों ने ही किया है, तो मैं उनको अपना ज़्यादा अच्छा आइडियल मानती हूँ। वैसे मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जिसकी तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है। और मैं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल IAS ऑफिसर बनना ही चाहती हूँ, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बनूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, यकीन ही नहीं हो रहा है अभी। मेरा नाम साक्षी कार्की है, मैं आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बिना कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हाँ, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हाँ, मेरी दादी का, मेरे चाचा चाची सभी का, गुरुजनों का, मेरी बुआ का और मेरे भाई बहनों का, सभी का। मेरा नाम उत्तराखंड बोर्ड में लड़कियों ने परचम लहराया है, लड़कियों ने बाजी मार ली है। 10वीं और 12वीं में आपको बताएं कि लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, जिसमें हरिद्वार की दिया राजपूत ने 12वीं में टॉप किया है। 12वीं में 97% अंक लाकर पूरे प्रदेश का नाम दिया राजपूत ने रोशन कर दिया। साथ ही साथ 10वीं में मुकुल सिलसवाल ने प्रदेश में टॉप किया है। तो 10वीं में लड़कियों के रिजल्ट का प्रतिशत जो रहा वो 84.06 रहा। इसके अलावा आपको बताएं कि 10वीं में 71.12% लड़कों ने बाजी मारी है, यानी कि 10वीं में लड़कियां आगे रही। 12वीं में भी 85.38% लड़कियों ने बाजी मारी। तो वहीं 12वीं में अगर लड़कों की बात की जाए तो 82.63% छात्र 12वीं में पास हुए, यानी कि 10वीं और 12वीं में अगर खास तौर पर देखा जाए तो लड़कियों का जो परचम है वो लहरा रहा है, क्योंकि लड़कियां एक बार फिर से उत्तराखंड बोर्ड में लड़कों से आगे निकल गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।